हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने कैसे लेवल 3 में चलते हैं। सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कैसा। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म हाफ डिस्क about an axis perpendicular to the plane and passing through its center of mass. Mass of this disk is capital M and radius is capital R. तो क्वेश्चन में कैसा बोल रहा है कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसका, यूनिफॉर्म हाफ डिस्क का। एक हाफ डिस्क है इस तरह से यूनिफॉर्मली ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक। अब उसके बाद कैसा बोल रहा है, अबाउट इन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक एक्सिस है जो सरफेस के कैसा है, इसके परपेंडिकुलर है और पासिंग कर रहा है कहां से, इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है। और मास ऑफ दिस डिस्क इज कैपिटल एम एंड रेडियस ऑफ कितना बोल रहा है, यहां से इसकी रेडियस ऑफ कितना कह रहा है, कैपिटल आर कह रहा है। और मास कितना कह रहा है, कैपिटल एम कह रहा है। ये बोला है कि इसकी मेरे पास सेंटर ऑफ मास पे मेरे पास क्या फाइंड करना है, इनर्शिया। अब अगर आपको याद हो कि कभी भी एक कंप्लीट ऑफ अगर मैं डिस्क लेता था जिसके सेंटर ऑफ मास में मुझे इनर्शिया हमेशा मालूम है कि ये कितनी होती है, एम आर स्क्वायर बाय ऑफ टू। एटलीस्ट ऑफ इसी डिस्क को मैं फोल्ड कर दूं और इस पॉइंट से ऑफ देखूं तब भी इनर्शिया ऑफ कितनी आएगी मुझे, एम आर स्क्वायर बाय ऑफ टू आएगी। रीजन आपको भी पता है क्योंकि यहां पर से अगर मैं फोल्ड किया हूं तो जितना मास ऑफ इधर डिस्टेंस पे रहा होगा ये मास इधर से पहुंच गया होगा इस पॉइंट पे। तो मुझे ये जो डिस्टेंस है वो कहीं पर भी चेंजेस नहीं हुआ, मास का अमाउंट भी चेंजेस नहीं हुआ, तो इनर्शिया पे कोई भी चेंजेस इस पॉइंट के लिए नहीं हो रहा होता है। अगर इस पॉइंट के लिए इनर्शिया में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा तो मुझे एक्चुअल में इस पॉइंट के लिए पूछा ही नहीं है। पूछा तो मुझे इस पॉइंट के लिए है कि इस पॉइंट की ऑफ मेरे पास कितना ऑफ इनर्शिया होगा। अब अगर आपको मालूम है कि ये अगर मैं देखूं कि यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और एक यहाँ से पास कर रहा है, तो मुझे इस पॉइंट का मालूम है कि ये एम आर स्क्वायर बाई ऑफ कितना होगा, 2 होगा। अब इस पॉइंट की ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, तो अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम मालूम है तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस पॉइंट के लिए इनर्शिया ऑफ आई कंसीडर करता हूँ। ये इनर्शिया कितना होगा, इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ इस पूरे डिस्क का मास और डिस्टेंस का कौन सा, स्क्वायर। बट कौन सा डिस्टेंस, ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, और ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मुझे तो नहीं मालूम कि ये आर। ठीक। अगर ये आर नहीं है तो डिस्टेंस है कितना। अगर आप सेंटर ऑफ मास अच्छे से पढ़े हो तो आपको मालूम है कि अगर आप इसे एक्स एक्सिस लिखते थे, इसे वाई एक्सिस लिखते थे, तो एक्स एक्सिस में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाई एक्सिस पे अगर इसकी हाइट में जो चेंजेस है तो वो मेरे पास यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस इस ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की कितनी होगी हमारे पास, 4r/3 ये होती है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ पुट कर दूं तो ये वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास कितना हो गया, 4r/3 का स्क्वायर। तो इनर्शिया ऑफ अगर सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो ये आई माइनस ऑफ एम, और ये कितना हो गया, 16r² अपॉन ऑफ 9 पाई और जहां से इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यूएशन से आई की वैल्यू ऑफ कितना हमारे पास, यहाँ इनर्शिया की वैल्यू ऑफ डिस्क की कितनी होती है, यहाँ पर अभी आप जस्ट देखे हो mr² बाई ऑफ 2 और ये माइनस ऑफ 16 mr² अपॉन ऑफ 9 पाई और इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास की जब बात की जाए तो ये कितना हुआ, mr² 1/2 माइनस ऑफ 16/9 पाई²। ये आंसर होगा। तो आई होप आपसे बना होगा और समझ में भी आया होगा। इजी है, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फिर चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पेयर ऑफ सॉलिड स्फीयर each having a mass small m and radius small r kept in contact about the tangent passing through the point of contact। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सॉलिड पेयर का फाइंड करना है जिसका मास और रेडियस आइडेंटिकल है और वो दोनों कांटेक्ट में है, वो दोनों
कांटेक्ट पे हैं और उन दोनों के कांटेक्ट ऑफ पॉइंट से जो टेंजेंट ऑफ लाइन पास हो रही है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनर्शिया फाइंड करना। तो आपको अगर ये चीज दिखे कि ये दोनों स्फेरिकल सेम मास सेम ऑफ रेडियस के हों और इस रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपको ये चीज मालूम है कि एक पहली चीज, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ किसके लिए एप्लीकेबल ऑफ नहीं होता है हमारे पास, स्फेरिकल के लिए कहीं से भी नहीं होता, होलो स्फेरिकल के लिए और सॉलिड स्फेरिकल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही ऑफ स्ट्रक्चर की बात करूं इसमें, इस वाले में अपने इस स्फेरिकल ऑफ स्ट्रक्चर में, तो इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो अप्लाई हो सकता है। अगर आप देखिए तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऑफ आर है और मास भी कितना है, स्मॉल है, सिमिलर ऑफ इस साइड वाले का भी सेम है। मतलब अगर मैं किसी एक के लिए कैलकुलेट कर लिया, किसी एक के लिए अगर गलती से कैलकुलेट कर लिया, तो मुझे दोनों के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले सबसे सिंपल सा फॉर्मेट, मैं एक के लिए कैलकुलेट करता हूं, तो जहां पर से इसके रिस्पेक्ट में जो इनर्शिया ऑफ मुझे निकाला, ये डिस्टेंस ऑफ यहां से यहां तक कितना है, आर है। अगर इस पॉइंट के लिए अगर इनर्शिया निकालना है, इसके लिए इनर्शिया निकालना है, तो ये इनर्शिया ऑफ कौन सा है मुझे, सेंटर ऑफ मास। तो आई की जो वैल्यू होगी वो इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ ये डिस्क का ऑफ मेरे पास, सॉरी स्फेरिकल का मास और डिस्टेंस का कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर। ये 2 टाइम होगा, क्योंकि एक के लिए ये तो मेरे पास होगा सिमिलर ऑफ दूसरे के लिए होगा, तो उसका कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। तो सिंपल सा आप इस पे वैल्यू पुट करिए इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास की, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो गया ये हमारे पास एम आर स्क्वायर। तो ये इनर्शिया की वैल्यू जो होगी वो 5 + 2 कितना हो गया, 7, और 7 × 2 कितना, 14 एम आर स्क्वायर बाय ऑफ कितना हो गया, 5 हो गया। तो जो इनर्शिया की वैल्यू हो रही होगी, ये पूरी ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट पे जितनी भी इनर्शिया, और ऐसा ही ऑफ स्ट्रक्चर इस साइड से अगर आप देखिए, तो इसके लिए जो इनर्शिया की वैल्यू होगी वो 14/5 एम आर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में होगा। ये सब क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस के सीक्वेंस में है, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कितना है, स्मॉल आर। इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करना है, जबकि इसका रेडियस ऑफ स्मॉल आर है, अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन। और मेरे पास किस लाइन के अक्रॉस निकालना है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड टेंजेंट टू द रिंग, और रिंग के कैसा है, टेंजेंट। मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इनर्शिया फाइंड करना। अगर इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया फाइंड करना है, तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा होगा जो कि सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर है। अगर कोई ऑफ रिंग के जस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे एक्सिस ऑफ जो पास होती है, उसकी जो इनर्शिया दिखती है वो आपको मालूम होती है कितनी, एम आर स्क्वायर। अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ रिंग का मास इनटू डिस्टेंस का कौन सा, स्क्वायर। रिंग का मास कितना है, एम आर स्क्वायर प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर, जहां से ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई, 2 आर स्क्वायर। अब इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया तो फाइंड ही नहीं करना था, रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करना। तो आपको मालूम है जो इनर्शिया होता है वो रेडियस ऑफ जाइरेशन के फॉर्मेट में कितना होता है, एम के स्क्वायर, और के क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है, और रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर, ठीक। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 mr स्क्वायर। एम और एम कैंसिल, तो के की वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2r होगी। यहाँ से के की वैल्यू ऑफ कितनी वैल्यू गई हमारे पास, स्क्वायर रूट 2r होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम में के की वैल्यू स्क्वायर रूट 2r, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल प्लेन ऑफ मास कैपिटल M shown in figure about a vertical axis AB। मतलब ऑफ हमारे पास कैसा, एक इस तरह से ट्रायंगल गिवन है, इस तरह से ऐसा, इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या फाइंड करना है, इनर्शिया फाइंड करना। जबकि क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि इस साइड की भी लेंथ ऑफ L है और इस साइड की भी लेंथ ऑफ कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
अब अगर आप देखिए तो धीरे धीरे इसमें ऐसा नहीं है कि मास इनटू ऑफ डिस्टेंस आप कर दिए और डायरेक्टली ऑफ इसकी लीनियर वैल्यू से काउंटिंग ऑफ कर दी, ठीक। और मतलब सॉरी एवरेज वैल्यू से आप काउंटिंग कर ली। अभी आप अगर इसकी इनर्शिया देखिए तो डिस्टेंस के साथ ऑफ इसकी इनर्शिया चेंज हो रही है। तो मैं क्या किया, इसे अपना ओरिजिन पॉइंट काउंट कर लिया जहां पर से इनर्शिया ऑफ निकाला, ठीक है। यहां से एक्स डिस्टेंस पे, कौन से डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल ऑफ मेरे पास पोर्शन को कट किया, स्मॉल पोर्शन को कट किया जो कि कौन सा है, dx। एक्स डिस्टेंस पे dx वाले पोर्शन को कट किया जिसकी हाइट ऑफ यहां से कितनी हमारे पास y, और y की वैल्यू 0 से चेंज होते 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 l तक जाती है, ठीक है। अब अगर ऐसा है, एक ऐसा फॉर्मेट दिखे, तो आप एक चीज और समझ सकते हो कि ये लाइन का स्लोप भी y इक्वल टू कितना हो रहा होगा, x हो रहा होगा। लेकिन मैं अभी इस पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको ये मालूम है, कहीं पर ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी मिले तो उसकी जो इनर्शिया फाइंड करते हैं हम लोग, वो इनर्शिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम डॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इन द सेंस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ एक्स डिस्टेंस पे तो मैं एक्स ही लिख दिया हूँ, ठीक है। या फिर चलिए आपको चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑफ कितना, आर का स्क्वायर। बहुत लोग आर के स्क्वायर के फॉर्मेट में वैल्यू पुट करते हैं। तो डीएम क्या है, स्मॉल पार्टिकल का मास। तो इस स्मॉल पार्टिकल का मास कितना होगा, ये तो डेंसिटी ऑफ है, लेकिन मेरे पास इस ट्रायंगल लैम्डा का डेंसिटी कैसा है, सेम है। इसकी डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस डेंसिटी मास अपॉन एरिया। ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस एल इंटू ऑफ मेरे पास हाइट भी कितना है, तो ये कितना हो गया 2m अपॉन ऑफ एल स्क्वायर, ये डेंसिटी की वैल्यू। सिमिलर ऑफ यही डेंसिटी यहाँ पर भी मिलेगी, तो ये डेंसिटी ऑफ मेरे पास कितना जो देखने को मिलेगा वो कितना होगा, dm अपॉन ऑफ इसकी एरिया, एरिया कितनी है dx डॉट ऑफ y, और dx डॉट ऑफ y में हमें रिलेशन चाहिए। अगर इस पॉइंट को O और इस पॉइंट को A और इसको B कहूं और इसको M और इसे कितना कह लेता हूं N, इसकी थिकनेस वो बहुत कम है, तो मैं दो ट्रायंगल देखता हूं, ट्रायंगल ऑफ OAB एकदम सिमिलर होगा ट्रायंगल ऑफ किसके, OMN के, ठीक है। अगर ये चीज है तो मैं सिंपल सा कहूं हाइट और बेस का रेशियो सेम होगा, क्योंकि मुझे इसका यही तो चाहिए। तो अगर यहां से देखें तो मुझे कौन सा ट्रायंगल ऑफ ओ ए बी में मेरे पास कौन सा ए बी अपॉन ओ बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल, एम एन, दूसरे ट्रायंगल की हाइट अपॉन ऑफ बेस की लेंथ के इक्वल होगी। जहां पर से मुझे ये समझ में आया कि ए बी की वैल्यू और ओ बी की वैल्यू दोनों एल एल है, एम एन की वैल्यू ऑफ वाई हुआ और ओ एन की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, एक्स, ये कैंसिल आउट हुआ, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिला, x मिला। अगर इसकी वैल्यू को मैं पुट किया, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 पे अगर मैं पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, अगर आप देखिए तो ये सिग्मा इज इक्वल टू dm डॉट ऑफ कितना, x डॉट ऑफ dx हुआ, जहां से dm की वैल्यू कितना हुआ हमारे पास x डॉट dx, और ये कौन सा हुआ, सिग्मा, ठीक। और यहीं पर उठा के इनर्शिया की वैल्यू हम पुट कर दिए, डीएम की वैल्यू कितना हुआ हमारे पास, x डॉट dx डॉट ऑफ सिग्मा, और x क्या है मेरे पास, ये r क्या है, स्मॉल पार्टिकल की डिस्टेंस उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जहां पर हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करना है वहां से कितनी डिस्टेंस होगी मेरे पास उस स्मॉल पार्टिकल की, x से, ये कितना हो गया हमारे पास, x का स्क्वायर। तो जो इनर्शिया की वैल्यू है वो कितना हुआ हमारे पास, x की पावर में 3 डॉट dx डॉट ऑफ सिग्मा, और हमें ये मालूम है कि डेंसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो बाहर हर जगह पे सेम है, तो डेंसिटीज को हम क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं, ठीक। और इंटीग्रेशन हो मेरे पास x की पावर में 3 डॉट ऑफ dx, तो ये कितना, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से लेके कैप स्मॉल l तक, तो 0 से l तक, तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हुआ, x की पावर में 4 बाय 4, और 0 से लेके l तक वैल्यू चेंज हो रही होगी। तो डेंसिटी का जो फॉर्मेट है वो 2m अपॉन l स्क्वायर इंटू ऑफ कितना हुआ, l की पावर में 4 अपॉन ऑफ 4,
ठीक, ये कैंसिल आउट हुआ यहाँ से 2 और ये एल स्क्वायर ऑफ यहाँ से कैंसिल हुआ 2। तो ये कितना हुआ हमारे पास, जो इनर्शिया की वैल्यू निकल रही है ml स्क्वायर बाय ओ 2। ये इनर्शिया की वैल्यू हो गई मेरे पास, इसके रिस्पेक्ट में ml स्क्वायर बाय ओ कितना हो गया 2 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास स्मॉल एम, एक यूनिफॉर्म रॉड था जिसका मास स्मॉल एम है, इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस कैपिटल। उसको बेंड कर दिया गया है जिसका रेडियस ऑफ कितना हमारे पास कैपिटल है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसका, रॉड का, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। इसके ऑफ मेरे पास कैसा है, परपेंडिकुलर है। इसके कैसा हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये खुद भी परपेंडिकुलर ऑफ फॉर्मेट में है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया, इस पॉइंट पे इनर्शिया फाइंड करना, ठीक। तो अगर क्वेश्चंस पे ये बोला है कि इस साइड का मास ऑफ मेरे पास कितना है स्मॉल m और इस पोर्शन का डिस्टेंस ऑफ रेडियस कितना है r, तो मुझे कुछ करना नहीं है वाले में, इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो मैं चुपचाप इस पॉइंट को अपना सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लेता हूँ। तो इतना ही मास को मैं ऊपर साइड भी वो क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो अब इस पॉइंट पे जो इसकी इनर्शिया मिलेगी, इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो 2 टाइम्स ऑफ मास का हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। तो रिंग की इनर्शिया कितनी हो जाएगी, 2m डॉट ऑफ आर स्क्वायर। मास बढ़ गया है, रिंग की इनर्शिया कितनी होती है mr स्क्वायर, बट यहाँ पे मास कितना है 2m है। ठीक, तो कितना हो गया 2m r स्क्वायर। तो इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट का अब जो दिखेगा वो इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हो, मास कितना है पूरे का 2m है और डिस्टेंस की वैल्यू कितना है r का स्क्वायर। तो ए पॉइंट की जो इनर्शिया देखने को मिलेगी वो हमारे पास इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है 2m r स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो गया 2m r स्क्वायर। ठीक, अगले ऑफ स्टेप में 4m r स्क्वायर हो गया, ये इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट का। लेकिन मास ऑफ कितना टाइम ऑफ बढ़ा था, 2 टाइम्स बढ़ा था। तो मैं इसको मास से अपने जो ओरिजिनल ऑफ फॉर्मेट इसका मास है उससे क्या करता हूं, तो मतलब मैं मास को वापस 1 टाइम बढ़ा, मैं इसको आधा कर लेता हूं। तो इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट का जो डायरेक्टली मिलेगा वो कितना मिलेगा 2m r स्क्वायर। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2m r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये फिफ्थ भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्या बोल रहा है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ कितना है हमारे पास, सिंपल पेंडुलम का लेंथ स्मॉल एल है, इज पुल्ड ए साइड टू मेड एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द वेट W ऑफ द बॉब अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन व्हेन इज द टॉर्क 0। क्या बोल रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम, एकदम सिंपल सा पेंडुलम है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक, ये सिंपल सॉफ है कि मतलब इसका मास ऑफ कितना है हमारे पास m कंसीडर कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे साइड लग रहा होगा, इसकी लेंथ ऑफ l है। ठीक, इज पुल्ड असाइड टू मेड एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इसको ऐसा ऑफ मेरे पास कैसा पुल किया गया है जो कि मेरे पास वर्टिकल के साथ कितना ऑफ एंगल ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर थीटा ऑफ एंगल क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। तो इस तरह से कुछ ऑफ है, इस तरह से पुल किया है। तो अभी भी ये mg किधर लग रहा होगा, डाउन साइड ऑफ लग रहा होगा। ठीक, एंगल थीटा टू द वर्टिकल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क फाइंड करना है ऑफ वेट W। इसको हम कितना, यही तो वेट ऑफ W है। ठीक, ऑफ वेट W ऑफ द बॉब अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन when it is torque 0। मतलब यहाँ पे ऑफ टॉर्क कब ऑफ ऐसी केसेस, इस पॉइंट पे जहां पे सस्पेंशन हुआ है उस पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू कब हमें 0 देखने को मिलेगी, ये चीज बताना है। ठीक, तो अगर इस पॉइंट पे बोला हुआ है तो इसकी लेंथ l है, तो अभी भी लेंथ ऑफ कितनी होगी l। तो एक परपेंडिकुलर ऑफ लाइन यहाँ से निकालिए तो आपको ये दिखेगा
ये परपेंडिकुलर है, ये तो पूरी लेंथ यहाँ तक की एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ एल है, लेकिन मुझे ये लेंथ अगर देखनी हो तो कितना होगा, जब ये इस साइड चला गया तो ये रेड वाले की जो लेंथ होगी ये एल कॉस थीटा होगी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री देखिए, और ये कौन सा हुआ एल साइन थीटा। तो आपके पास टॉर्क क्या होता है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है आर क्रॉस ऑफ एफ परपेंडिकुलर, या टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर और एफ। तो आप देखिए फोर्स और डिस्टेंस में से कौन सा एक टर्म है जो परपेंडिकुलर, एल कॉस थीटा वाली डिस्टेंस या एल साइन थीटा वाली, एल साइन थीटा वाली mg के कैसे है परपेंडिकुलर है। तो टाउ इज इक्वल टू ऑफ डब्ल्यू, वेट डब्ल्यू क्वेश्चन में आंसर किया तो मैं उसको डब्ल्यू लिख देता हूं, डॉट ऑफ एल साइन थीटा। और जैसे ये बोला है कि टॉर्क की वैल्यू कितनी होनी चाहिए उस पॉइंट पे, सस्पेंशन पॉइंट पे 0, तो डब्ल्यू डॉट ऑफ एल डॉट ऑफ कौन सा साइन थीटा, जहां से साइन थीटा की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल हो जाए 0 के इक्वल, तो थीटा की वैल्यू ऑफ 0 डिग्री कब मिलेगी, साइन 0 की वैल्यू 0, जब थीटा की वैल्यू 0 हो। तो टॉर्क 0 तब मिलेगा जब मेरे पास थीटा की वैल्यू 0, मतलब जब ये इस तरह से सस्पेंडेड है। तो आपको ये भी मालूम था कि टॉर्क ऑफ तब 0 मिलता है जब फोर्स की डायरेक्शन मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन पे होती है। तो एक ही ऑप्शन से जब थीटा की वैल्यू ऑफ 0 डिग्री होगा तब मुझे टॉर्क की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में कैसा है हमारे पास, बोला है टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस 6k कैप एंड F2 इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप are acting on a body at the point 1, 1, 0 and 0, 1, 2. Find the torque acting on the body about the point minus 1, 0, 1. क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ऑफ कौन सा है मुझे F1 है, एक दूसरा फोर्सेस ऑफ कौन सा है F2 है। F1 फोर्स ऑफ कहाँ पे है 1, 1, ऑफ 0 पे, और दूसरा है 0, 1, ऑफ 2 पे। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है उस पॉइंट के लिए जिसका कोऑर्डिनेट ऑर्डर -1, 0, ऑफ 1। ठीक, अब अगर इस पॉइंट के लिए फाइंड करना है तो सबसे पहले तो मुझे देखिए ये दोनों अगर इंडिविजुअल ऑफ टॉर्क लगा रहे होंगे तो टॉर्क तो है, फोर्स है मुझे, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कहीं पर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो आपको मालूम है ये जो डिस्टेंस फाइंड करना वेक्टर के फॉर्मेट में फाइंड कर लीजिए, क्योंकि फोर्स किसके फॉर्मेट में, वेक्टर के फॉर्मेट में। अगर फोर्स वेक्टर के फॉर्मेट में है, फोर्स अगर मुझे वेक्टर के फॉर्मेट में है तो आप टाउ इज इक्वल टू कितना लिखते हो, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। तो आप इसकी वेक्टर डिस्टेंस ऑफ निकाल लीजिए ना। अगर आप इसकी डिस्टेंस ऑफ चाहते हैं तो आप क्या करिए, r1 वेक्टर जो आपको दिखेगा वो कितना दिखेगा, अगर मैं r1 वेक्टर में डायरेक्टली निकाल दूंगा, लेकिन अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में वेक्टर डिस्टेंस ऑफ अगर आपको निकालनी होती थी तो आप याद करो x2, ये क्या करते थे, r वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस ऑफ x1 i कैप प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 j कैप और प्लस ऑफ कितना लिखते थे z2 माइनस ऑफ z1 k कैप लिखते थे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें डिस्टेंस ऑफ निकालूं तो मुझे ये कितना हुआ, r1 वेक्टर की जो वैल्यू दिखेगी सबसे पहले वाले में, r1 वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 माइनस माइनस 1 ऑफ कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस ऑफ कितना हुआ 1 माइनस ऑफ 0 j कैप, और मेरे पास कितना हुआ 0 माइनस ऑफ कौन सा k कैप। ठीक है, अगले ऑफ स्टेप में r2 वेक्टर की जो वैल्यू दिखेगी वो 0 माइनस माइनस ऑफ कितना प्लस ऑफ i कैप, और ये कितना हुआ प्लस ऑफ j कैप, और मेरे पास 2 माइनस ऑफ 1, 2 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया मेरे पास प्लस ऑफ 1 k कैप, ऐसा ऑफ दिखेगा। तो जहां से टॉर्क की जो वैल्यू है वो r1 वेक्टर की वैल्यू ऑफ कितना है 2i कैप प्लस ऑफ कौन सा j कैप और माइनस ऑफ k कैप, क्रॉस ऑफ कितना करना है आपको, f1 वेक्टर की वैल्यू ऑफ कितना है 2i कैप और माइनस ऑफ 5j कैप और माइनस ऑफ 6k कैप। ठीक,
ये पहले वाले का टॉर्क निकलेगा। तो कभी भी अगर आपको टॉर्क ऐसा निकालना हो तो मैं मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट ऑफ फॉर्मेट से इसको क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ इसका रिजल्टेंट। पहले ऑफ आर वेक्टर के ऑफ अमाउंट को लिखिए, कंपोनेंट को लिखिए 2 1 -1, फिर किसके एफ वेक्टर के कितना हुआ 2 -5 और -6, ठीक। और ये टॉर्क की वैल्यू और पहले वाले टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो कौन सा होगा, आई कैप। और ये कितना हुआ हमारे पास, यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करते चलता हूँ। तो अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करते चलूं तो टॉर्क के लिए कितना हुआ, आई कैप, और अगला -6 और -5 कितना हो गया, -11, फिर माइनस ऑफ जे कैप, ठीक। अब माइनस ऑफ जे कैप में -12 हुआ और मेरे पास माइनस माइनस ऑफ प्लस हो गया। ये कितना हुआ, -12 और माइनस माइनस ऑफ प्लस हो गया। तो ये -12 और माइनस का 2 14 हो गया, और वो भी माइनस का मतलब प्लस का 14 जे कैप। अगला होप हुआ मेरे पास कौन सा, इसके बाद हो इसके नेक्स्ट ऑफ अमाउंट पे मुझे देखने को मिलेगा कौन सा, प्लस ऑफ के कैप। के कैप के लिए हुआ -5 और -2, -5 और माइनस का 2 हो गया। तो माइनस का 5 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 7, ठीक। ये चीज दिखा। तो पहले वाले का जो टॉर्क देखने को आपको मिल रहा है तो -11 आई कैप, फिर उसके बाद कौन सा हुआ मेरे पास, +14 जे कैप, और ये मेरे पास -7 के कैप, ठीक है। इस तरह से देखने को मिला होगा, ठीक है। उसी तरह से मैं कैलकुलेट करता हूं किसके, टाउ 2 के लिए, किसके लिए, टॉर्क ऑफ सेकेंड वाले के लिए। यहीं पर से अलग अलग ब्लॉक दिखाते चलता हूं मैं। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टाउ 2 की वैल्यू अब कितनी होगी मेरे पास, आपको डायरेक्टली मालूम है, आई कैप, जे कैप, के कैप। R2 की वैल्यू अब कितना है आपके पास, 1 1 और ये 1, ठीक। और F2 की वैल्यू अब कितना है, -1 प्लस का 2 और माइनस का 1। तो जो सेकेंड वाले का टॉर्क होगा वो कितना होगा, आई कैप, और ये -2 और -2 कितना हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस का 3। अगला ऑफ मेरे पास माइनस का जे कैप, तो ये कितना हुआ मेरे पास, -1, और ये हो गया मेरे पास कितना, ये -1, और ये हो गया मेरे पास माइनस माइनस ऑफ कितना हो गया, फिर से ऑफ कितना हो गया, प्लस हो गया, -1 हो गया, और ये फिर से ऑफ माइनस और माइनस ऑफ प्लस हो गया। ये तो 0 होते चला जाएगा। चलिए, तो ये कितना हुआ मेरे पास, 0। अगला ऑफ मेरे पास कौन सा है, इसके जस्ट ऑफ बाद इसके बाद जस्ट ऑफ मेरे पास कौन सा है, प्लस का कौन सा, के कैप, ठीक है। अगर ये के कैप ऑफ है तो के कैप के लिए ऑफ कितना हुआ, ये मेरे पास 2, और ये कितना हुआ 2 और -1 ऑफ मेरे पास कितना हो गया, 2 प्लस ऑफ 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये 2 हो गया, और ये माइनस माइनस ऑफ कितना हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस माइनस ऑफ कितना हो गया मेरे पास, बाकी सब कैलकुलेशन सही चल रही है ना, 2 -5 और -6, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ही है। चलिए ठीक है, देखते 2, और ये कितना हुआ मेरे पास, माइनस माइनस ऑफ कितना हो गया, प्लस हो गया। तो 2 प्लस ऑफ कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है। तो अगर यहाँ पर से टोटल टॉर्क की बात की जाए तो टाउ 1 वेक्टर प्लस वो टाउ 2, तो 11 -11 -3 कितना हो जाएगा, 14 आई कैप, बट माइनस का, ठीक। फिर उसके बाद कितना है, 14 जे कैप, ये तो डायरेक्टली ऑफ मेरे पास कितना हो, +14 जे कैप। अगला हो गया -7 प्लस ऑफ 3, ये तो मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है, आंसर लगभग लगभग वो कुछ गड़बड़ ही आ रहा है, माइनस का 4 के कैप। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। R1 वेक्टर की वैल्यू ऑफ कितना, 2 1 और माइनस हो, ठीक है। अगला ऑफ स्टेप कितना हुआ, 2 -5 और -6, ये भी सही है। 2 1 और -1, ये भी सही है। इस स्टेप में 1 1 और ये कितना हुआ, -1 2 और -1, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर्स पे। तो
अब आंसर की कैलकुलेशंस पे कहीं कोई मिस्टेक हो गया क्या, एक बार चेक करते चलते हैं। आई कैप के लिए तो एकदम सही चल रहा है, -6, माइनस माइनस ऑफ जे कैप के लिए कितना हुआ, माइनस पे रहेगा, ठीक है। -6 ऑफ हुआ, ठीक, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, यही कहीं पे हुआ। -12, ओके ओके, -12 हुआ है ये दोनों, और माइनस माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2 हो गया है। इन द सेंस ऑफ ये मेरे पास कितना हुआ है, ये गड़बड़ हुआ ना कैलकुलेशन ऑफ, ठीक। आप थोड़ा आराम से करना, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं तो चलो ठीक है, मैं यहाँ चेक कर ले रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, ठीक है। लेकिन आपके पास एग्जाम में नहीं होगा, तो आप पहले बार ही बराबर एक्यूरेसी ऑफ मेंटेन करके चलना, कि आपको बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो सही हो, चल एक तो सही हो गया, -14 + 10 जे कैप। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं, -5 ऑफ है मेरे पास, ठीक है। ये कितना है, -5 × 10 ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस का ये 10 हो जाएगा, ठीक। माइनस का 10 और माइनस ऑफ कितना हो गया, 2 हो गया। ओहो, मैं पता नहीं -7 ऑफ कहाँ से लिख दिया, अच्छा ऐड कर दिया हूँ, सॉरी सॉरी, कुछ ऐसा ही हुआ होगा, हड़बड़ी में ऑफ था तो मैं ये गड़बड़ ऑफ कर दिया, ठीक है। आप इसको आराम से सॉल्व करना प्लीज, हम्बली ऑफ रिक्वेस्ट है आपसे, कि कितना हुआ, -12 और ये -12। अब आप पुट करो तो आपके पास एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा होगा। ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया आपके पास, ये -9 के कैप हो गया। ये ऑप्शन ऑफ आपके पास, ये सॉल्यूशंस कैसा है इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट सही था, बस कहीं कैलकुलेशंस पे मिस्टेक हो जाती वाले में, ठीक है, वो लगभग लगभग होता है। उसे मैं एडिट भी नहीं करना चाहता, ताकि आपको ये पता रहे कि अगर मैं भी फास्ट ऑफ वे में जाता हूँ, ठीक है, फास्ट ऑफ वे में जा ही रहा हूँ, उस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं एक्यूरेसी ऑफ, मैं भी अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरी भी एक्यूरेसी ऑफ डैमेज होगी, ये आपको भी पता होना चाहिए, है ना, कि गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक। लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं, कैलकुलेशन की मिस्टेक ऑफ धीरे धीरे प्रैक्टिस से कम होती चली जाती है, ठीक। चलिए, तो अगर इस क्वेश्चंस को देखें तो इस पे क्या बोला, अज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस कांटेक्ट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स P। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स P फाइंड करना है, अप्लाइड एट द लोअर एंड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड। इस रॉड के नीचे साइड ऑफ वाले में मुझे फोर्स ऑफ अप्लाई करना है, जिससे ये इक्विलिब्रियम में रहे। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस और किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो ये सिंपल सी बात, वो आगे जाएगा। लेकिन एक फोर्स ऑफ पी अप्लाई करके उसे इक्विलिब्रियम पे रखा गया है। द रॉड इज यूनिफॉर्म एंड इट्स मास इज स्मॉल है। तो मुझे ये पी ऑफ फोर्स की वैल्यू को बताना है कि इस पी की वैल्यू कितनी होगी। एक चीज आप समझिए कि रॉड का कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये भी तो अपने पास अप्लाई हो रहा होगा। तो मैं इसको एक ड्रॉ ऑफ कर लेता हूं, तो रॉड ऑफ इस तरह से कुछ इंक्लाइंड ऑफ सरफेस पे था, ठीक है, ये थीटा था। तो अगर मैं कहूं तो ये तो mg ऑफ ऐसा बैलेंस ऑफ किया होगा, ठीक। ये फोर्स ऑफ यहाँ पे एक्चुअल में ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इस पॉइंट पे एकदम बॉटम पे लग रहा है, ये पी पॉइंट, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस रॉड की लेंथ हो, तो ये तो हमेशा ऑफ कैसा है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब इस थीटा पॉइंट पे बोला है, मतलब ऑफ मेरे पास यहां से इसकी डिस्टेंस ऑफ कितनी होगी, ये अगर मैं देखूं तो ये एल कॉस थीटा होगा, और एक कौन सा होगा मुझे, एल साइन थीटा होगा, ठीक है। ऐसा ऑफ हुआ, एक एल कॉस थीटा, एक एल साइन थीटा। मैं इस पॉइंट को ऑफ एक कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से ये फोर्स पे मेरे पास कैसा लग रहा है, इस पॉइंट से मैं टॉर्क निकालना चाहता हूँ, मैं समेशन ऑफ टॉर्क किसी भी एक पॉइंट से लूं, उस पॉइंट से 0 आना चाहिए। मैं अब इसी अननोन है और ये नोन है, तो मैं जबरदस्ती के ये दो किसी एक पॉइंट पे लेके दोनों को 0 नहीं करना चाहता। मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूं, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे ये फोर्स भी दिखेगा, और ये फोर्स के परपेंडिकुलर एल साइन थीटा है। इस फोर्स के परपेंडिकुलर ये फोर्स है, सॉरी, ये फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एल साइन थीटा है। एकदम सिमिलर ऑफ mg के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे फाइंड करना। तो आपको मालूम है कि रॉड के सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस उसके एज से कितनी होती है हमारे पास, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो l/2 होगा। सिमिलर ऑफ ये भी कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो इधर दिखेगा वो l/2 cos थीटा दिख रहा होगा, और सिमिलर ऑफ इस साइड भी दिख रहा होगा l/2 cos थीटा। तो अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस ऑफ कितना होगा मुझे, l/2 sin थीटा,
ठीक, और ये डिस्टेंस ऑफ कितना होगा L/2 cos थीटा। दोनों फोर्सेस मिल गए आपको, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे L/2 sin थीटा है, क्योंकि mg की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन पे है, mg की डायरेक्शन डाउन साइड है, और ये L/2 sin थीटा है, और इस पे ऑफ मेरे पास ये p है, और इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो ये। अब देखिए, अगर अपने फिंगर को आप फोर्स की डायरेक्शन पे से कर्ल करें तो ये थंब ऑफ जो डायरेक्शन देगा वो टॉर्क का देगा। तो पी पॉइंट ऑफ मेरे पास कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क है, और सॉरी पी पॉइंट ऑफ मेरे पास कैसा है, क्लॉकवाइज है, और सिमिलर ऑफ मेरे पास कौन सा ऑफ है, अगर आप देखना स्टार्ट करिए तो एक क्लॉकवाइज ऑफ लगा रहा होगा और एक कैसा लगा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऑफ लगाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे एक मिलेगा P क्रॉस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कितना है L sin थीटा, ये इक्वल और अपोजिट होगा किसके, mg इंटू ऑफ L/2, ओ सॉरी 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 सॉरी, mg L/2 sin थीटा कैसे हो जाएगा, सॉरी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ हमारे पास में एंगल ऑफ गलत लिख दिया ना, ये L/2 cos थीटा और L/2 sin थीटा में ले लूंगा, और एंगल कहीं कुछ और ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास कितना होगा, ये L/2, इसकी मैं यहाँ पर वैल्यूएशन लिख देता हूँ, L/2 cos थीटा होगा। ठीक है, तो L/2 ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ से ये L/2 cos थीटा हो गया। ठीक, L और L क्या हो गया हमारे पास कैंसिल, तो P की जो वैल्यू होगी वो mg cos थीटा अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, ये sin थीटा हो जाएगा, जहां से जो P की वैल्यू है वो कितना हो गया, mg cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो जो P की वैल्यू होगी वो mg इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। ठीक, इजी फॉर्मेट था, ज्यादा टिपिकल नहीं था, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, ए रॉड ऑफ मास, एक रॉड का मास है हमारे पास कितना है, स्मॉल एम, एंड लेंथ कितना है, कैपिटल एल। ए रॉड ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ कैपिटल एल lying on horizontal, sorry, lying horizontally is free to rotate about a vertical axis through its center, वो सेंटर के रिस्पेक्ट में फ्रीली ऑफ रोटेट करने के लिए ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड F, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, F, एक्ट ऑन द रॉड एट डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द सेंटर, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक, फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रॉड ड्यूरिंग द टाइम t आफ्टर द मोशन स्टार्ट। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक रॉड कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसके ये सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इससे एक परपेंडिकुलर ऑफ फोर्स लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से रॉड के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका कितना है, L/4। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि उसका एंगल ऑफ रोटेशंस बताना है, मतलब उसका थीटा ऑफ बताना है। तो अगर आप देखिए कि मेरे पास रॉड पे एक परपेंडिकुलर फोर्स है तो टॉर्क आएगा, और टॉर्क आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होगा, और वो कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे टॉर्क का यूज करना पड़ेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और अगर I इंटू अल्फा है तो ये रोटेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास में। मुझे इसका ट्रांसलेशन का फॉर्मेट का कोई जरूरत नहीं है कि पता चला आप इसका ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेलरेशन भी निकाल दिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके रोटेशनल के लिए बात बोला है, थीटा की वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, और कहीं पर भी कोई और एक्सक्यूज नहीं दिया। ठीक, तो टॉर्क की वैल्यू अब कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4 और इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो रोटेट ऑफ कर रहा होगा, तो रॉड का इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होता है ml² इंटू अल्फा। ये कैंसिल आउट हुआ, ये 3 हुआ, एक ऑफ L से यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3f अपॉन ऑफ कितना हो गया, ml, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब मुझसे क्वेश्चन पे ये पूछा है कि थीटा की वैल्यू कब होगी, कितनी होगी, जबकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0 है
और अल्फा की ऑफ मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, और बोला भी है टाइम, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू ऑफ टी गिवन है और थीटा पूछा है, तो हम किस इक्वेशन का यूज करेंगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी का डिस्कशन हो, एक्सेलरेशन का डिस्कशन हो, टाइम का, डिस्प्लेसमेंट का, बट फाइनल वेलोसिटी का डिस्कशन ना हो, तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ सेकंड होती है, जो कि हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस ऑफ हाफ इनटू ऑफ अल्फा डॉट ऑफ टी का क्या होता है, स्क्वायर। थीटा की वैल्यू ऑफ मुझे फाइंड करनी, जहां ओमेगा नॉट 0 हुआ, प्लस ऑफ हाफ अल्फा की वैल्यू ऑफ कितना हो गया 3f अपॉन ऑफ कितना हो गया m डॉट ऑफ l, और डॉट ऑफ कितना हो गया t का स्क्वायर, ठीक। तो ये जो थीटा की वैल्यू ऑफ है, तो थीटा इज इक्वल टू ऑफ कितना हो गया 3/2 f अपॉन ऑफ कितना हो गया ml इनटू ऑफ कितना हो गया t स्क्वायर हो गया। ये थीटा की वैल्यूएशंस है क्वेश्चंस में हमारे, ठीक है। इतना थीटा होगा हमारे पास, एंगुलर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 3/2 f बाय ऑफ ml डॉट ऑफ t स्क्वायर होगा, ठीक। तो ये 9th ऑफ क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या क्या बोला है ये चीज हम देखते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन पे क्या बोला, द यूनिफॉर्म रॉड ए बी, एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि कितना है मेरे पास ए बी लेंथ का है, उसका मास कितना है हमारे पास स्मॉल m है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन बीटा इज इक्वल टू ऑफ 60 डिग्री, और रिलीज किया गया है कहां से, रेस्ट से, जब बीटा की वैल्यू ऑफ कितना है 60 डिग्री। Assuming that the friction force between end A and the surface is large enough to prevent sliding, मतलब इतना ज्यादा है कि वो स्लाइडिंग को प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। डिटरमाइनिंग फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर रिलीज, ठीक। क्या क्या फाइंड करना है हमारे पास इस वाले में, फोर्स बिटवीन ए एंड द सरफेस इज लार्ज इनफ प्रिवेंट स्लाइडिंग, डिटरमाइन फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर रिलीज के बाद फाइंड करना है। लगता है मुझे इस क्वेश्चंस का आधा पोर्शन ऑफ में छोड़ दिया गया कट करके वाले में, हाँ आधा पोर्शन छूट गया, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ क्या क्या है, आपको उसमें से ही समझ में आ जाएगा। पहला ऑफ मुझे क्या क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। दूसरा ऑफ क्या है हमारे पास, दूसरा ऑफ मेरे पास कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन फोर्स एट ए, तो नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस फाइंड करना है एट पॉइंट ऑफ कौन से पे, ए पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर वाले में, द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू चाहिए क्वेश्चंस पे कंपेरेबल विद द डिस्क्राइब्ड मोशन, तो ये इस डिस्क्राइब मोशंस के कंपेयर में सबसे मिनिमम ऑफ मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस कितनी पॉसिबिलिटीज है वो वाला मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे तीनों एक्सप्लेन करके लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इस वाले फॉर्मेट से देखूं तो मेरे पास ऑफ यहाँ पर से कितना होगा, सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो अगर इसके एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड करना है तो मुझे अल्फा ही तो चाहिए, तो अगर अल्फा चाहिए तो एक सिंपल सी भाषा में अगर आप देखिए यहाँ पे, तो आपको एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, मैं इसको अलग ही रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा अलग ही बनाता हूँ तो आपको देखने में भी आसानी होगा, ठीक। इस पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन पे लग रहा होगा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे एक ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स mg लग रहा होगा, और ये मेरे पास यहाँ से ऑफ यहाँ ये एंगल ऑफ कितना है 60 डिग्री। अब ये जब नीचे आना स्टार्ट होगा तो ये रॉड आगे साइड जाएगा, अगर रॉड आगे साइड जा रहा होगा तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड लग रहा होगा या नहीं लग रहा, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस हमेशा रिलेटिव मोशंस का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक। अब ये टॉर्क ऑफ मेरे पास एक्चुअल में अल्फा चाहिए, तो अल्फा आप क्या लिखोगे कि समेशन ऑफ जो टॉर्क होगा वो आई इंटू अल्फा ऑफ होगा। अगर टॉर्क है तभी तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जैसे आप ये देखते हो कि जब बॉडी ऑफ लीनियर मोशंस कर रही होती है तो जब फोर्स होता है तभी एक्सेलरेशन होता है, तो उसी तरह से सिमिलर एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर फोर्स होना चाहिए, एंगुलर फोर्स हमारा टॉर्क, ठीक। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखना चाहूं कि ए पॉइंट पे ऑफ मेरे पास कितना टॉर्क, तो यहाँ पे एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा, mg, ठीक। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो चाहिए ना, अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो l/2 है, इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक l/2 cos 60 और एक कुछ और रहेगा इधर l/2 sin थीटा, l/2 sin थीटा जो फोर्स की डायरेक्शन में और l/2 cos 60 फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, mg इंटू ऑफ कितना हो गया l/2 cos 60
इज इक्वल टू इनर्शिया ऑफ रॉड कितना है हमारे पास, किस पॉइंट पे बोला हुआ है, इस पॉइंट पे। तो रॉड के एज पे उसकी जो इनर्शिया होती है ये आप सबको मालूम है कि ये एम एल स्क्वायर बाई ऑफ 3 होती है। तो डायरेक्टली वो पुट किए एम एल स्क्वायर बाई ऑफ 3 डॉट ऑफ अल्फा। तो जहां से एल ऑफ एक कैंसिल आउट हुआ और एम कैंसिल आउट हुआ तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 3/2 और ये कितना हुआ जी बाय ऑफ एल, और कॉस 60 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहां से cos 60 की ऑफ वैल्यू कितना होता है, cos 60 ऑफ मेरे पास cos 60 की वैल्यू ऑफ 1/2। तो अल्फा की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 3g बाय ऑफ कितना मिलेगा, 4l मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर से ऑफ आपके पास ये दिखा, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन आप फिंगर अपने फोर्स की डायरेक्शन में कर्ल करिए, तो ये डायरेक्शन ऑफ बताना स्टार्ट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा आपको। कौन सा दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज। अगर इसके बाद सेकंड क्वेश्चंस की बात की जाए तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन एट पॉइंट ऑफ कौन सा बोला है, ए पॉइंट पे बोला है। तो अगर मैं बात करूं तो मुझे ये रॉड पे, अब आप देखना यहीं पर से आपके क्वेश्चंस का असली फॉर्मेट ऑफ बनना स्टार्ट हो। अगर मैं ये चीज कहूं कि यहाँ पर बॉडी ऑफ इस तरह से है, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे ये अल्फा क्रिएट कर रहा है, तो इस पे एक्सेलरेशन इसके सेंटर ऑफ मास पे इसी डायरेक्शन पे दिखेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो इस तरह से होगा, जिसकी वैल्यू ऑफ कितनी होगी, अल्फा इंटू एल बाय 2 होगी। ये हुआ। अब ये एंगल ऑफ यहाँ से कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। तो मुझे दो फोर्सेस दिख रहा है, एक फोर्स ऑफ किस डायरेक्शन पे दिख रहा है, नीचे की डायरेक्शन पे mg वर्टिकल ऑफ दिख रहा है, और इस डायरेक्शन पे नॉर्मल रिएक्शन। एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इसके अपोजिट डायरेक्शन पे ऐसा दिख रहा है, बट ये एक्सेलरेशन अपने किसी भी फोर्सेस की डायरेक्शन पे नहीं है। तो इसके हमें कितने कंपोनेंट ऑफ फाइंड करने हैं, दो कंपोनेंट हमें क्या करने हैं, फाइंड करने। अगर ये 60 है तो ये 30, ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो दो कंपोनेंट ऑफ हमें निकालना है इस वाले थीटा का ऑफ। ठीक, ये एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट देगा, एक इस डायरेक्शन पे और एक वर्टिकल डाउनवर्ड ऑफ डायरेक्शन पे। ठीक, तो इस डायरेक्शन पे जो दिखेगा वो कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ऑफ कितना हो जाएगा मुझे, साइन इनटू ऑफ साइन 60 डिग्री ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे दिखेगा वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से cos 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखिए तो नॉर्मल रिएक्शन तो फाइंड करने के लिए बोला है, तो अगर आप देखो तो समेशन ऑफ जो फोर्स दिखेगा वो आपको कितना दिखेगा, बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर देखूं तो मुझे इस बॉडी पे टोटल कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो पहले मुझे कौन सा वाले के लिए, वर्टिकल वाले के लिए देखना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन पे दो फोर्सेस है, एक कौन सा है मुझे, नॉर्मल डायरेक्शन पे। तो पहले मैं वर्टिकल ऑफ डायरेक्शन के लिए निकालूं तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी वर्टिकल डायरेक्शन पे। ठीक, तो जो ग्रेविटेशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो वर्टिकल डायरेक्शन पे दिख रहा है आपको, वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है, डाउन साइड दिख रहा है। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन को मैं निगेटिव लेता हूं। तो mg माइनस ऑफ एल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ऑफ कितना हो गया, cos 60। तो कितना हो गया, mg माइनस ऑफ n इज इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, अल्फा इनटू l बाय ऑफ 2। ऐसा ही क्वेश्चन में होगा या नहीं होगा, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू अल्फा इंटू एल बाई 2, और अल्फा की वैल्यू ऑफ कितना, 3g बाय ऑफ 4l। ठीक, तो डायरेक्टली ऑफ में लिखना स्टार्ट करता हूं, ये cos ऑफ कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक, तो यहां पर से अल्फा की वैल्यू ऑफ कितना है, 3g बाय ऑफ 4l इंटू ऑफ l बाय 2, और cos 16 की ऑफ वैल्यू ऑफ हमारे पास यहां से कितनी है, cos 60 की वैल्यू ऑफ होती है 1/2। तो ये कितना हुआ, mg माइनस ऑफ n। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, mg माइनस ऑफ 4 कितना हो गया, ये 3m, और ये ll कैंसिल आउट हो गया, mg अपॉन ऑफ कितना, 16 माइनस ऑफ 3 कितना हो गया, 13 mg बाय ऑफ कितना हो गया, 16। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। ठीक,
उसी तरह से समेशन ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए देखना है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए देखना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कौन से डायरेक्शन का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। और आपके इस पूरे क्वेश्चंस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वैल्यू ऑफ देखिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्सेलरेशन भी दिख रहा है। तो डायरेक्टली ऑफ मैं लिख देता हूं कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अल्फा डॉट एल बाई टू इंटू ऑफ साइन 60। और यहीं से फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की जो वैल्यू हुई है वो m डॉट ऑफ अल्फा की वैल्यू 3g बाई ऑफ 4l इंटू एल बाई ऑफ 2 और साइन 60 की वैल्यू ऑफ कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 बाई 2 होती है। एल एल कैंसिल, फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 3 mg बाई ऑफ कितना हो गया 16 हो गया। ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू है। ठीक, अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि मुझे ये जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो बोला है वो डायरेक्टली मैं म्यू इनटू ऑफ कितना, मतलब ये जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस बोला है उसको डायरेक्टली इससे कंपेयर कर लूं कि F इज इक्वल टू म्यू डॉट ऑफ n से F की वैल्यू पुट करके n से डिवाइड ऑफ कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन वहीं पर ऑफ आंसर आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर ऑफ आएगा वो कुछ अलग सा आएगा। क्योंकि मेरे पास अब देखिए ये जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है, ठीक, अगले ऑफ स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू ऑफ के लिए बोला है। ठीक, अगर मिनिमम वैल्यू के लिए बोला है तो आपको ये चीज समझना है कि रॉड ऑफ मेरे पास ऐसा वर्टिकल ऑफ डायरेक्शंस पे जब है तो ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू ऑफ ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल होगा। यहीं से तो स्टार्ट ऑफ किया होगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की जो वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन तो हर टाइम पे चेंज हो रहा है, ये कितना हुआ म्यू डॉट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चंस पे ये बोला है कि मुझे क्या चाहिए, ऑफ मिनिमम ऑफ अमाउंट ऑफ के लिए चाहिए। तो तब की केसेस में ऑफ मेरे पास कितना हुआ, म्यू डॉट ऑफ। म्यू मिनिमम तब होगा जब n कैसा हो रहा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि n मेरे पास हर टाइम पे क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। आप देखिए धीरे धीरे ऑफ रॉड ऐसे जा रहा है, उसका नॉर्मल रिएक्शन चेंज होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ mg और यहाँ 13 बाई ऑफ 16 हो गया। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू तो ऑलवेज भी मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑलवेज भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही तो चेंजेस हो रहा होगा, म्यू। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, n मैक्स की जो वैल्यू होगी जब रॉड वर्टिकल होगा ये mg हो गया, तो ये कैंसिल आउट होगा mg। तो म्यू की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 13 बाई ऑफ 16 होगा, जो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा होगा। उसके हर ऑफ फॉर्मेट के बाद ऑफ मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू वेरी करेगी, बट मेरे पास एफ तो हमेशा ऑफ मेरे पास, आपको मालूम है कि काइनेटिक ऑफ फ्रिक्शन अगर एक बार बॉडी मोशन करने लगे तो कांस्टेंट होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर वेरी कर रहा, फ्रिक्शन फोर्सेस कांस्टेंट है, तो मुझे ये चीज समझ में आई कि सिर्फ एक चीज वेरी कर सकता है, वो है क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 3 स्क्वायर रूट 13 बाई ऑफ 16 होगा। ठीक, तो यहां पर से आपके पास दूसरे क्वेश्चंस का ऑफ सॉल्यूशन ये है, ये दूसरे वाले का है, ये तीसरे वाले का है। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे कोई है तो दूसरा और तीसरा है। ये फर्स्ट वाला तो आप बहुत दिनों से पढ़ते हुए आए हो, आपसे इजीली बन भी जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी को हुआ है तो सिर्फ इस फॉर्मेट में हुआ है, अदरवाइज किसी फॉर्मेट में नहीं हुआ है। बाकी ये सब आप कहीं ना कहीं ऑफ सॉल्यूशंस देखने को पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा। आप इस पे प्रैक्टिस ऑफ करते रहो, आपको धीरे धीरे ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर होते जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।